तमिलनाडु के मुख्यमंत्री जोसेफ स्टालिन जो हैं, वो जीत करके आए हैं। जनता की नाराजगी है, गुस्सा थी निवर्तमान सरकार के खिलाफ और उसकी वजह से जीत के आए हैं। लेकिन आज मैं अपने ओपिनियन में परिवर्तन कर रहा हूं। मुझे फीडबैक तो मिल रहे थे, लेकिन मैंने सोचा कि जब तक मैं उसका शोध नहीं कर लेता हूं, उसकी जानकारी मुहैया नहीं करता हूं, तब तक इस नतीजे पर नहीं पहुंचा जा सकता है। और आज हम इस नतीजे पर पहुंच रहे हैं कि जो शंका व्यक्त की जा रही थी, और मैं आभार प्रकट करता हूं उन सभी मित्रों का जो इस तरह की चर्चा कम से कम सोशल मीडिया पर उन्होंने की। लेगेसी मीडिया में तो इस तरह की चर्चा होती नहीं है, लेकिन सोशल मीडिया में अंदर की बात निकल करके आती है जो बाद में सत्य साबित होती है। तो मैं आभार प्रकट करता हूं उन मित्रों का जिन्होंने इस तरह की शंका पहले व्यक्त की थी। लेकिन मैंने जब शोध किया तो मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि हां, इसमें सत्यता प्रतीत हो रही है। और अब मैं जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूं कि तमिलनाडु में कई घटनाएं घटी हैं। सिर्फ ये नहीं हुआ है कि एक फिल्म स्टार आया और चुनाव जीत गया। जितना पैसा एमके स्टालिन को होगा, उससे अधिक, उससे कम पैसा जोसेफ विजय चंद्रशेखर के पास नहीं था। पैसे की कोई कमी नहीं थी। लेकिन सिर्फ पैसा आपको चुनाव नहीं जिताता है। चुनाव जिताने के लिए बहुत सारे तिकड़म करने पड़ते हैं। क्या जोसेफ विजय ने उस तिकड़म का सहारा लिया? बिल्कुल लिया। और वो हर बात जो सामने से दिखाई नहीं पड़ रहा है, वो पर्दे के पीछे चलता रहा। दो महत्वपूर्ण घटना घटी है। कल जोसेफ आए दिल्ली, उनको मुलाकात करना था सोनिया गांधी से, राहुल गांधी से। मुलाकात नहीं हुई। प्रधानमंत्री से मुलाकात उन्होंने की। वो एक परंपरा होती है, आप मुख्यमंत्री हैं, देश के प्रधानमंत्री से आपकी मुलाकात होनी है। पहली बार वो दिल्ली आए मुख्यमंत्री बनने के बाद, और वो देश के प्रधानमंत्री से मिले और फाइनेंस मिनिस्टर से मिले, निर्मला सीतारमण से मिले। और उसके बाद उनकी एक प्रकार से मीटिंग शेड्यूल थी, सोनिया गांधी और राहुल गांधी से मुलाकात की। अब ये भी पावर गैलरी में चर्चा हो रही है कि प्रधानमंत्री और फाइनेंस मिनिस्टर से मुलाकात के बाद जो शेड्यूल्ड मीटिंग थी, उस मीटिंग को स्किप कैसे किया विजय ने, क्यों किया? अंदर में कुछ पक रहा है क्या, या कुछ खेल चल रहा है? बाद में इस पर सफाई आई कि नहीं नहीं, उनको व्यस्तता थी और यहां भी सोनिया गांधी और राहुल गांधी भी व्यस्त थे, मुलाकात का वक्त मैच नहीं कर रहा था। इसलिए बात हुई कि 11 जून को जब वो दोबारा दिल्ली आएंगे, जो उनकी पहले से शेड्यूल है, तो 11 जून को हो सकता है सोनिया जी और राहुल जी के साथ उनकी मुलाकात हो। खैर, ये तो हुई सफाई की बात, नहीं मिले मिले इसकी बात। मैं जिस तरफ आज आपको मुखातिब कर रहा हूं, जिस बिंदु से मुखातिब कर रहा हूं, वो बहुत खतरनाक और गंभीर है, देश के लिए भी और केंद्र सरकार के लिए भी। और केंद्र सरकार को इस पर नजर बनानी चाहिए। मैं उम्मीद करता हूं कि भारत सरकार की नजर जरूर होगी। वहां पे अन्नामलाई जैसे नेता को भारतीय जनता पार्टी ने कुछ दिन के लिए हाशिए पर रखा। हालांकि अभी एक चर्चा हो रही है कि अन्नामलाई की एंट्री केंद्रीय राजनीति में हो सकती है और उनको, जो अभी कैबिनेट रिसफल ड्यू है मोदी सरकार का, उसमें उनको जगह मिल सकती है। अभी तक ये कयास लगाए जा रहे हैं, लोग कयास लगा रहे हैं, अनुमान लगा रहे हैं कि अन्नामलाई को कुछ ना कुछ तो मिलेगा। पिछले चुनाव में जिस तरह से उनको हाशिए पर दिया गया, क्योंकि उनको एआईएडीएमके नहीं चाहती थी कि अन्नामलाई फोर फ्रंट पर रहें, तो उनकी बात को मान लिया और एक गठबंधन की राजनीति की जो डिमांड होती है, उसको एक प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने पूरी की। और गठबंधन की राजनीति के धर्म का निर्वाह करते हुए उन्होंने अपने नेता का थोड़ा-सा सैक्रिफाइस किया। लेकिन अब उसको कंपनसेट करने की बारी आ गई है और पावर गैलरी में चर्चा है कि अन्नामलाई को केंद्र में मंत्री पद मिल सकता है। लेकिन ये तब तक फाइनल नहीं होता है, मोदी हैं और शाह जी की राजनीति है, इसमें किसी तीसरे को पता भी नहीं होता है। जब ये दोनों तय कर लेते हैं कि किसका नाम किस पद के लिए है, और जब वो घोषणा करने के लिए किसी व्यक्ति को
कह देते हैं कि सब आप जाकर के इसकी घोषणा कर दीजिए, या तो उस भूमिका में अभी तक जेपी नड्डा हुआ करते थे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं कहने के लिए, और अब वो काम नितिन नवीन करेंगे, या कोई पार्टी का जनरल सेक्रेटरी करेगा जो पार्टी के नेताओं को, वर्कर को ये संदेश देता है कि भाई आपको इस पद के लिए चुना गया है, और वो चुन लिया जाता है। तो इसीलिए किसी को पता नहीं चल पाता है कि कैबिनेट में किसका नाम है, किसका नहीं है, कौन जुड़ेगा, कौन बाहर होगा। लोग कयास लगाते हैं। तो इस कयासबाजी में अन्नामलाई का भी नाम चल रहा है पावर गैलरी में। लेकिन हमारा विषय वो भी नहीं है। विषय बहुत गंभीर है मित्रों, और ये जो सेकुलरिज्म शब्द है ना, इसका अब गंभीर परीक्षण करना पड़ेगा। ये सेकुलरिज्म, ये गैर सांप्रदायिकता जो शब्द है, इसका अब गहराई से पुनरीक्षण करना पड़ेगा और इसके बारे में चिंतन करना पड़ेगा। सेकुलरिज्म के घोड़े पर सवार होकर के विजय ने तमिलनाडु की सत्ता पाई है, लेकिन उनका सेकुलरिज्म जो है वो दूसरे मिजाज का सेकुलरिज्म है। घुटनों के बल चर्च में चल के गए हैं श्रीमान। कोई बात नहीं है, सबको अपनी आस्था रखने का अधिकार है, और जब वो विजय होते हैं तो विजय रैली में यीशु मसीह की तस्वीर रखते हैं। चलिए, इसमें भी कोई आपत्ति नहीं है, आप जिस धर्म को मानते हैं, जबकि आपका इस धर्म से कोई नाता नहीं है, आपकी पीढ़ियां, आपकी पुरानी पीढ़ियां सनातनी है, फिर भी आपने अगर यीशु का चादर ओढ़ लिया है तो कोई आपत्ति नहीं है। भारत को आपने एमेंड करके, इंदिरा जी ने इमरजेंसी में एमेंड करके सोशलिस्ट रिपब्लिक तो बना ही दिया है, और सेकुलर भी बना दिया है। तो संविधान के अनुसार आप सेकुलर भी हो गए हैं, सोशलिस्ट भी हो गए हैं, और सोशलिस्ट और सेकुलर दोनों इस फंडामेंटल्स को आपने अपने चुनाव में यूज किया। तो अब लेकिन यीशु मसीह का जो फोटो लेके चल रहे हैं वो सेकुलर की निशानी है। अगर वहीं पर बजरंगबली का फोटो लेकर के चलेंगे, आप भगवान शिव का चलेंगे, श्री राम का चलेंगे, तो आप सांप्रदायिक हैं। ऐसी विचारधारा पूरे देश में फैलाई गई, बनाई गई, और ये एक दिन में नहीं बनी है। इस विचारधारा को बनाने में पूरा बैटरी ने काम किया है, और जितनी आजादी के दिन हुए हैं उससे लेकर आज तक इसी पर काम हुआ है। बजरंगबली का नाम आपने लिया नहीं कि आप सांप्रदायिक हो गए, श्री राम का नाम लिया सांप्रदायिक हो गए, यीशु मसीह का नाम लिया सेकुलर हो गए, और हजरत मोहम्मद का नाम लिया तब तो और भी बड़े सेकुलर हो गए। फिर तो कोई बात ही नहीं है। हजरत मोहम्मद का नाम लीजिए, यीशु मसीह का नाम लीजिए, सेकुलर कहला जाइए। आप बड़े ऑर्थोडॉक्स हो, आप कट्टर हो, फिर भी आप अगर यीशु मसीह का नाम ले लिए हैं और हजरत मोहम्मद जी का नाम ले लिए हैं तो आप बड़े गैर सांप्रदायिक हैं। बजरंगबली का नाम लेते ही आप सांप्रदायिक हो जाएंगे। तो श्रीमान विजय जी यीशु मसीह की तस्वीर लेकर के विजय रैली निकालते हैं और घुटनों के बल चर्च में प्रवेश करते हैं। घुटनों के बल, लिटरल घुटनों के बल, जो मैं कह रहा हूं लिटरल घुटनों के बल ये चर्च में जाते हैं। बात यहीं तक रहती तो बात आगे नहीं बढ़ती, बात इसके आगे बढ़ी। स्टालिन का बेटा उदय स्टालिन अपनी बदतमीजी, बदमिजाजी और जिस तरह से सनातन को गाली देने का वो काम शुरू किया है वो लगातार जारी रखे हुए, कोई उस पर अंकुश नहीं लगा रहा है, कहीं कोई एफआईआर नहीं हो रहा है, भाजपा शासित प्रदेशों में भी एफआईआर नहीं हो रहा है। और मैं हैरान हूं